नमस्कार। आपका इस विशेष ऑडियो सत्र में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय को सुनने का निर्णय लिया। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो केवल इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के संघर्ष का था, उसके सपनों, उसकी चुनौतियों और उसकी उपलब्धियों की जीवंत यात्रा है। ये सत्र समर्पित है आज़ादी के बाद के भारत को समझने के लिए। 1947 की स्वतंत्रता से लेकर आज के आधुनिक, उभरते और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करते भारत तक इस पूरे कालखंड में देश ने किन परिस्थितियों का सामना किया, किन कठिनाइयों से जूझा, कैसे राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, आर्थिक नीतियां कैसे बदली, तकनीकी प्रगति कैसे हुई और विश्व राजनीति में भारत ने अपनी जगह कैसे बनाई, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप इस पूरे सत्र में जानेंगे कि आज़ादी के समय भारत की स्थिति क्या थी, देश ने विकास की राह कैसे चुनी, किन किन चुनौतियों का सामना किया और आज का भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होगा, बल्कि उस परिवर्तन की कहानी होगी जिसने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को विश्व की प्रमुख शक्तियों में स्थान दिलाया। तो आइए, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आज़ादी के बाद के भारत की इस विस्तृत और प्रेरणादायक यात्रा को। आज़ादी 1947, आधी रात का समय, दिल्ली का लाल किला। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। लेकिन क्या सच में उस रात सब कुछ बदल गया था? क्या अंग्रेजों के जाने के साथ भारत मजबूत और स्थिर हो गया था, या फिर शुरू हुआ था एक ऐसा संघर्ष जो युद्ध से भी कठिन था? एक टूटा हुआ देश, लाखों शरणार्थी, खाली खजाना, 565 रियासतें, गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिक तनाव। आज हम जानेंगे आज़ादी के बाद भारत का पहला अध्याय, राष्ट्र निर्माण की असली कहानी। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये है एक नवजात राष्ट्र की संघर्ष का था। आज़ादी लेकिन अधूरी खुशी। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये स्वतंत्रता 2 हिस्सों में बटी हुई थी, भारत और पाकिस्तान। विभाजन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे वर्षों की राजनीति, मतभेद और ब्रिटिश रणनीति थी। विभाजन के कारण विस्तार से मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग, द्विराष्ट्र सिद्धांत, 1946 के दंगे, ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी। जब रैडक्लिफ रेखा खींची गई, लाखों लोग रातों रात विदेशी बन गए। विभाजन का दर्द, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित, 10-15 लाख लोगों की मौत, महिलाओं पर अत्याचार, संपत्ति का नुकसान। आज़ादी की सुबह खून और आंसुओं से भरी थी। भाग 2, शरणार्थी संकट। नई सरकार के सामने पहली बड़ी समस्या शरणार्थियों को बसाना। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह शरणार्थी कैंप बने। सरकार ने राहत शिविर बनाए, भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए, पुनर्वास योजनाएं शुरू की। ये भारत की प्रशासनिक क्षमता की पहली परीक्षा थी। भाग 3, रियासतों का विलय। आज़ादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थीं। अगर ये अलग रहतीं तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। सरदार पटेल की भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष इसीलिए कहा जाता है। उन्होंने कूटनीति और दृढ़ता से रियासतों को जोड़ा। जूनागढ़, मुस्लिम नवाब लेकिन हिंदू बहुसंख्यक जनता। जनमत संग्रह हुआ, भारत में विलय। हैदराबाद, निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था। 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। ये प्रक्रिया भारत को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाती है। भाग 4, संविधान निर्माण। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनाने में। प्रमुख व्यक्तित्व, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। संविधान की विशेषताएं विस्तार से। मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, संघीय ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना। भाग 5, आर्थिक स्थिति और पंचवर्षीय योजनाएं। आज़ादी के समय 70% लोग कृषि पर निर्भर, उद्योग बहुत कम, विदेशी व्यापार कमजोर, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम। समाधान, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। उद्देश्य, सिंचाई, कृषि सुधार, बांध निर्माण। दूसरी योजना, औद्योगिकरण, भिलाई, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट बने। भाग 6, लोकतंत्र की जड़ें। 1952 पहला आम चुनाव, 17 करोड़ मतदाता। ये विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। भारत ने साबित किया, गरीब देश भी लोकतंत्र चला सकता है। भाग 7, विदेश नीति और सुरक्षा। नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। भारत ने किसी गुट में शामिल न होने का फैसला किया, शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। लेकिन चुनौतियां भी आईं। 1962 चीन युद्ध,
1965 पाकिस्तान युद्ध। भाग 8 सामाजिक परिवर्तन, जमींदारी प्रथा समाप्त, शिक्षा का विस्तार, महिलाओं को अधिकार, आरक्षण नीति लागू। भारत धीरे धीरे एक आधुनिक राष्ट्र की ओर बढ़ा। आज़ादी मिलना एक घटना थी, लेकिन राष्ट्र बनना एक प्रक्रिया। भारत ने आंसुओं से शुरुआत की, लेकिन संविधान, लोकतंत्र और एकता के बल पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण किया। एक देश, लेकिन सैकड़ों भाषाएं, हजारों जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं। 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या वो एक था? क्या 565 रियासतों, विभाजन के घावों, भाषाई मतभेदों और क्षेत्रीय असंतुलन के बीच ये देश एकजुट रह सकता था? आज हम जानेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की कहानी, एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जिसने विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाया। अध्याय राष्ट्रीय एकीकरण, विस्तृत अध्ययन। 1. राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब सिर्फ भूगोल का जुड़ाव नहीं है, ये है भावनात्मक एकता, राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक सम्मान, आर्थिक संतुलन, सामाजिक समरसता। भारत जैसे विविध देश में एकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। 2. आज़ादी के समय एकीकरण की चुनौतियां। क. विभाजन का प्रभाव। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने समाज में गहरी दरारें पैदा की। सांप्रदायिक हिंसा ने विश्वास को तोड़ दिया। ख. रियासतों की समस्या। 565 रियासतें, अलग शासक, अलग प्रशासन। अगर ये स्वतंत्र रहती तो भारत बाल्कनाइजेशन का शिकार हो सकता था। ग. भाषाई विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं, भाषा को लेकर असंतोष बढ़ने की आशंका। घ. जातीय और क्षेत्रीय असमानता। कुछ क्षेत्र विकसित थे, कुछ अत्यंत पिछड़े। ये असंतुलन एकता के लिए खतरा था। 3. रियासतों का राजनीतिक एकीकरण गहराई से। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति, समझदारी और दृढ़ता से रियासतों को जोड़ा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रियासतों से हस्ताक्षर करवाए गए कि वे रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत को सौंपें। प्रमुख केस स्टडी। हैदराबाद। निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। 1948 ऑपरेशन पोलो, 5 दिन में हैदराबाद का विलय। जूनागढ़, जनमत संग्रह से भारत में शामिल। कश्मीर, पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण, महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया। ये राजनीतिक एकीकरण राष्ट्रीय एकता की नींव बना। 4. संविधान, एकीकरण का कानूनी आधार। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, संघीय ढांचा अपनाया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाया गया। 5. भाषाई पुनर्गठन। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य। महाराष्ट्र और गुजरात 1960, पंजाब और हरियाणा 1966। ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन इससे क्षेत्रीय असंतोष कम हुआ। 6. सांप्रदायिकता और एकता। राष्ट्रीय एकीकरण के सामने सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता तनाव। सरकार ने धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए। 7. क्षेत्रीय आंदोलन। कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए। नागालैंड, मिजोरम, असम आंदोलन, पंजाब में उग्रवाद। सरकार ने बातचीत, विकास और सुरक्षा के माध्यम से समाधान निकाला। 8. आर्थिक एकीकरण। गरीबी और असमानता भी एकता के लिए खतरा थी। उपाय: पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विकास योजनाएं। जब आर्थिक अवसर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। 9. शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय एकीकरण सिर्फ कानून से नहीं होता, ये शिक्षा और संस्कृति से होता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, इतिहास की शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस, इन सब ने युवाओं में राष्ट्रभक्ति बढ़ाई। 10. वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण। आज भी चुनौतियां हैं। क्षेत्रीय राजनीति, भाषा विवाद, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत है। राष्ट्रीय एकीकरण कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। भारत ने राजनीतिक एकता स्थापित की, सांस्कृतिक विविधता को अपनाया, लोकतंत्र को मजबूत किया।
इसीलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाया। 1947 एक नया राष्ट्र जन्म ले चुका था, लेकिन ये राष्ट्र अकेला नहीं था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। शीत युद्ध की आंधी चल रही थी। हर देश को किसी न किसी गुट का हिस्सा बनना पड़ रहा था। ऐसे समय में भारत ने क्या किया? क्या उसने किसी शक्तिशाली देश का साथ चुना या फिर उसने खुद अपनी राह बनाई? आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की पूरी कहानी। एक ऐसी नीति जिसने भारत को विश्व मंच पर एक स्वतंत्र और सम्मानित पहचान दी। विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, वह रणनीति है जिसके माध्यम से कोई देश दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भूमिका निभाता है। विदेश नीति का उद्देश्य केवल दोस्ती करना नहीं होता, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाना। भाग 2, स्वतंत्रता के समय वैश्विक परिस्थिति। जब भारत आजाद हुआ तब विश्व की स्थिति: 1. शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, अमेरिका बनाम सोवियत संघ, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। 2. उपनिवेशवाद का अंत, एशिया और अफ्रीका के देश आजादी की ओर बढ़ रहे थे। 3. परमाणु हथियारों की दौड़, दुनिया में भय और अस्थिरता का माहौल था। भारत को ऐसे समय में अपनी विदेश नीति तय करनी थी। भाग 3, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। 1. गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। नेहरू का मानना था भारत को अपनी स्वतंत्र नीति रखनी चाहिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ निष्पक्ष रहना, दोनों गुटों से संबंध रखना, स्वतंत्र निर्णय लेना। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन NAM की स्थापना। 2. पंचशील सिद्धांत, 1954 भारत और चीन के बीच समझौता। पंचशील के 5 सिद्धांत: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये भारत की शांतिप्रिय नीति का प्रतीक था। 3. उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किया, एशिया अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत वैश्विक न्याय का समर्थक बना। भाग 4, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। पाकिस्तान, 1947-48 कश्मीर युद्ध, 1965 दूसरा युद्ध, 1971 बांग्लादेश युद्ध। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहायता की। चीन, शुरुआत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। ये भारत की विदेश नीति की बड़ी परीक्षा थी। श्रीलंका, तमिल मुद्दा, 1987 भारत श्रीलंका समझौता, IPKF भेजी गई। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत ने सहयोग और विकास की नीति अपनाई। भाग 6, 1971 निर्णायक मोड़, पूर्वी पाकिस्तान में दमन, लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। भाग 7, परमाणु नीति, 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। 1998 पोखरण 2, भारत ने घोषित किया नो फर्स्ट यूज नीति, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। भारत परमाणु शक्ति बना, लेकिन जिम्मेदार शक्ति। भाग 8, आर्थिक कूटनीति, 1991 के बाद उदारीकरण, भारत ने WTO में भाग लिया, ASEAN से संबंध मजबूत किए, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, विदेश नीति में आर्थिक हित प्रमुख हो गए। भाग 9, संयुक्त राष्ट्र में भूमिका, भारत शांति सेना में योगदान, UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग, वैश्विक शांति का समर्थन। भाग 10, 21वीं सदी की विदेश नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट, क्वाड समूह, G20 में सक्रिय भूमिका। भारत अब उभरती महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। आजादी के बाद भारत को सिर्फ अपने देश को संभालना ही नहीं था, उसे दुनिया के बीच अपनी जगह भी बनानी थी। 1947 से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति ने कई युद्ध देखे, कई समझौते किए और कई बड़े फैसले लिए। आइए इसे 3 ऐतिहासिक दौर में समझते हैं। पहला चरण 1947 से 1962, आदर्शवाद और गुट निरपेक्षता का दौर। ये समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व का था। 1. कश्मीर युद्ध, 1947-48, आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। भारत ने सेना भेजी। 1948 में मामला संयुक्त राष्ट्र में गया। सीज फायर लाइन बनी, जो आगे चलकर LOC बनी। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्ष था। 2. गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव। नेहरू ने माना कि भारत को अमेरिका या सोवियत संघ किसी के साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ना चाहिए। भारत ने कोरिया युद्ध में मध्यस्थता की, एशियाई एकता का समर्थन किया। 3. पंचशील और चीन संबंध। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सीमा विवाद बना रहा।
अक्साई चीन और नीफा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र। 4. 1962 भारत चीन युद्ध। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया। भारत तैयार नहीं था, सीमा पर बुनियादी ढांचा कमजोर था। परिणाम, भारत को सैन्य नुकसान, नेहरू की नीति पर सवाल। भारत ने रक्षा नीति मजबूत करनी शुरू की। ये आदर्शवादी विदेश नीति से यथार्थवादी नीति की ओर बदलाव का संकेत था। बल, दूसरा चरण 1962 से 1991, यथार्थवाद और शक्ति संतुलन का दौर। 1962 के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। 1. 1965 भारत पाक युद्ध। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की, भारत ने जवाबी हमला किया। ताशकंद समझौता 1966 हुआ। 2. 1971 निर्णायक युद्ध। पूर्वी पाकिस्तान में दमन, 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए, भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश बना। ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। 3. 1974 पहला परमाणु परीक्षण। पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण हुआ, भारत ने खुद को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। 4. सोवियत संघ के साथ संबंध। 1971 भारत सोवियत मैत्री संधि। शीत युद्ध के दौरान ये भारत की सुरक्षा का आधार बना। 5. श्रीलंका और क्षेत्रीय भूमिका। 1987 भारत श्रीलंका समझौता, IPKF भेजी गई। ये दिखाता है कि भारत दक्षिण एशिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। बल, तीसरा चरण 1991 से वर्तमान, आर्थिक कूटनीति और वैश्विक शक्ति का दौर। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, भारत को नई रणनीति अपनानी पड़ी। 1. आर्थिक उदारीकरण। 1991 में नई आर्थिक नीति, विदेश नीति अब आर्थिक हितों से जुड़ गई। लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई, ASEAN से संबंध मजबूत हुए। 2. 1998 पोखरण 2, भारत ने फिर परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए लेकिन बाद में संबंध सुधरे। 3. भारत अमेरिका संबंध। 2005 न्यूक्लियर डील, रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। 4. चीन के साथ वर्तमान संबंध, व्यापार बढ़ा लेकिन सीमा विवाद जारी। डोकलाम 2017, गलवान 2020, भारत ने सीमा पर सैन्य तैयारी बढ़ाई। 5. वर्तमान विदेश नीति के प्रमुख तत्व। नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, G20 में सक्रिय भूमिका। अंतरिक्ष और तकनीकी सहयोग, भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत ने कभी किसी के सामने झुककर नीति नहीं बनाई, ना ही किसी का अंधाकरण किया। 1947 से आज तक भारत ने हर दौर में खुद को बदला, लेकिन अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखा। यही है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की असली कहानी। मई 1998, राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान। दुनिया को बिना बताए भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा। 11 मई 1998, भारत ने दुनिया को चौंका दिया। पोखरण की धरती पर धरती हिली और भारत ने घोषित किया, हम एक परमाणु शक्ति हैं। 1998 से पहले भारत की स्थिति। 1. 1974 पहला परमाणु परीक्षण। भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन उस समय भारत ने खुद को औपचारिक परमाणु शक्ति घोषित नहीं किया। 2. 1990 का दशक, सुरक्षा चिंताएं। 1990 के दशक में भारत की सुरक्षा स्थिति जटिल थी। चीन पहले से परमाणु शक्ति था। 1964 से पाकिस्तान तेजी से परमाणु क्षमता विकसित कर रहा था। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था। वैश्विक दबाव CTBT पर हस्ताक्षर करने का था। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि ये संधि असमान मानी गई। पहले से परमाणु शक्ति देश लाभ में थे, नई देशों को परीक्षण से रोका जा रहा था। भारत का मानना था राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। येलो 1998 राजनीतिक परिस्थिति। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। नई सरकार ने सुरक्षा नीति की समीक्षा की। निर्णय लिया गया कि भारत को अपनी परमाणु क्षमता सार्वजनिक करनी चाहिए। ये निर्णय अत्यंत गोपनीय रखा गया। ब्लू ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2। डेट 11 मई 1998। भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए, इनमें एक थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम उपकरण भी शामिल था। डेट 13 मई 1998। 2 और परीक्षण किए गए, कुल 5 परीक्षण हुए। इंडिया गुप्त तैयारी कैसे सफल रही? ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनकर यात्रा की। अमेरिकी सैटेलाइट निगरानी से बचने के लिए रात में काम हुआ। खुदाई को सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा दिखाया गया। अत्यंत गोपनीयता रखी गई। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस बार परीक्षण को पहले से पकड़ नहीं सकीं। ये भारत की बड़ी रणनीतिक सफलता थी। रेड अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत के परीक्षण के तुरंत बाद वैश्विक प्रतिक्रिया आई। USA अमेरिका के प्रतिबंध। अमेरिका ने ग्लेन संशोधन के तहत प्रतिबंध लगाए। आर्थिक सहायता बंद, रक्षा सहयोग रोक दिया गया। विश्व बैंक और IMF से ऋण पर दबाव। तकनीकी सहयोग सीमित।
जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने भी सहायता रोकी। ऑरेंज, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। भारत के परीक्षण के 15 दिन बाद पाकिस्तान ने भी चागाई में परमाणु परीक्षण किया। दक्षिण एशिया औपचारिक रूप से परमाणु क्षेत्र बन गया। पर्पल, भारत ने प्रतिबंधों का सामना कैसे किया? ये सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण है। 1. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार पहले से बेहतर था। 2. कूटनीतिक संवाद। भारत ने अमेरिका से बातचीत शुरू की। जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टोप टैलबार्ट के बीच कई दौर की वार्ता हुई। 3. जिम्मेदार परमाणु नीति। भारत ने घोषणा की नो फर्स्ट यूज नीति, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, परमाणु हथियारों का जिम्मेदार उपयोग। इससे विश्व समुदाय को भरोसा मिला। ब्लू, 2000 के बाद संबंधों में बदलाव। धीरे धीरे अमेरिका का रुख बदला। 2005 भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। अमेरिका ने भारत को विशेष दर्जा दिया। परमाणु ऊर्जा व्यापार की अनुमति मिली। 2008 में एनएसजी ने भारत को छूट दी। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। ग्रीन, पोखरण 2 का महत्व। 1. भारत औपचारिक परमाणु शक्ति बना। 2. राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। 3. वैश्विक मंच पर रणनीतिक पहचान मिली। 4. अमेरिका के साथ नए संबंधों की शुरुआत हुई। पोखरण 2 केवल एक विस्फोट नहीं था, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की घोषणा थी। प्रतिबंध लगे, दबाव आया, लेकिन भारत झुका नहीं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा है, तो उसकी नींव में 1998 का वो साहसिक निर्णय भी शामिल है। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था आजाद नहीं थी। देश का खजाना खाली था। 70% से अधिक लोग गरीबी में जी रहे थे। उद्योग नगण्य थे। कृषि पिछड़ी हुई थी। ऐसे में सवाल था, क्या भारत आर्थिक रूप से खुद को खड़ा कर पाएगा? आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा सफर, गरीबी से विकास तक, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से उदारीकरण तक। आजादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति 1947। 1. औपनिवेशिक शोषण का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बना दिया, तैयार माल के लिए बाजार बना दिया। पारंपरिक उद्योग, हथकरघा, कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए। परिणाम, औद्योगिक पिछड़ापन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, गरीबी और बेरोजगारी। 2. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। 70-75% लोग कृषि पर निर्भर। सिंचाई की कमी, वर्षा पर निर्भर खेती, कम उत्पादन। भारत खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर था। 3. उद्योगों की कमी। भारी उद्योग लगभग नहीं थे, मशीनरी आयात करनी पड़ती थी। पूंजी और तकनीक की कमी। बोल 2. नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर 1951-1991। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। 1. पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56। कृषि सुधार, सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल जैसे बांध। उद्देश्य, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61। भारी उद्योगों पर जोर, इस्पात कारखाने, भिलाई, राउरकेला। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तीसरी योजना, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, लेकिन 1962 और 1965 के युद्धों से योजना प्रभावित हुई। 2. हरित क्रांति 1960-70। उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधाएं। परिणाम, पंजाब हरियाणा में उत्पादन बढ़ा, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। 3. बैंक राष्ट्रीयकरण 1969। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों तक ऋण पहुंचाना, कृषि और छोटे उद्योगों को सहायता। 4. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। रेलवे, इस्पात, ऊर्जा, तेल सरकार के नियंत्रण में, लेकिन समस्या लाल फीताशाही, धीमी वृद्धि दर 3-4%, हिंदू दर से विकास कहा गया। पूर्व ब, आर्थिक संकट और उदारीकरण 1991। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त, आयात के लिए पैसे नहीं, IMF से ऋण लेना पड़ा। 1. नई आर्थिक नीति 1991। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुधार लागू किए। 3 मुख्य स्तंभ, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज समाप्त, उद्योगों पर नियंत्रण कम, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों में निजी भागीदारी, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश को अनुमति, आयात निर्यात को बढ़ावा। ग, 2000 के बाद की अर्थव्यवस्था। 1. IT और सेवा क्षेत्र का विकास, बेंगलुरु IT हब बना, सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़ा, सेवा क्षेत्र GDP का बड़ा हिस्सा बना। 2. कृषि में सुधार, MSP प्रणाली, ग्रामीण रोजगार योजना MGNREG। 3. आर्थिक वृद्धि, 2003 से 2008 में 8% से अधिक वृद्धि दर। बोल 5. 2014 के बाद के प्रमुख कदम, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, GST। 2017 जनधन योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान। पूर्व प्रमुख चुनौतियां: 1. बेरोजगारी, 2. आय असमानता, 3. ग्रामीण शहरी अंतर,
4. महंगाई। 5. जनसंख्या दबाव। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था का सफर आसान नहीं था। गरीबी, संकट, प्रतिबंध, युद्ध सबका सामना किया, लेकिन योजनाबद्ध विकास, सुधार और मेहनत से भारत आज विश्व मंच पर आर्थिक शक्ति बन रहा है। आज का भारत, स्टार्टअप्स का भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करता हुआ भारत। लेकिन क्या ये विकास अचानक हो गया? क्या 1947 का गरीब और संघर्षरत भारत सीधे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतर गया? नहीं, ये एक लंबी यात्रा थी। योजनाबद्ध विकास से लेकर उदारीकरण तक, सरकारी नियंत्रण से लेकर मुक्त बाजार तक और आत्मनिर्भरता से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक। आज हम जानेंगे स्वतंत्र भारत में प्रतिस्पर्धी विकास कैसे हुआ। प्रतिस्पर्धी विकास का अर्थ। प्रतिस्पर्धी विकास का मतलब है देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा, जहां बेहतर गुणवत्ता, कम लागत और नवीनता से विकास होता है। लेकिन 1947 के भारत में प्रतिस्पर्धा की जगह नियंत्रण था। भाग 2, प्रारंभिक दौर, नियंत्रित अर्थव्यवस्था 1947 से 91। आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। 1. लाइसेंस राज, कोई भी उद्योग खोलने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी। उत्पादन की मात्रा सरकार तय करती थी। आयात निर्यात पर नियंत्रण। परिणाम, प्रतिस्पर्धा कम, नवाचार धीमा, उत्पाद महंगे। 2. सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व, इस्पात, कोयला, बिजली, बैंक सब सरकार के नियंत्रण में। लाभ, आधारभूत संरचना बनी, आत्मनिर्भरता बढ़ी। हानि, दक्षता कम, घाटे वाली कंपनियां, भ्रष्टाचार। इस दौर में विकास तो हुआ, लेकिन प्रतिस्पर्धी नहीं था। भाग 3, 1991, निर्णायक मोड़। 1991 का आर्थिक संकट ने भारत को सोचने पर मजबूर किया। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म, IMF से कर्ज लेना पड़ा। सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की। 1. उदारीकरण, लाइसेंस राज खत्म, उद्योगों को स्वतंत्रता, निजी कंपनियों को अवसर। अब कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। 2. निजीकरण, सरकारी कंपनियों में निजी भागीदारी, कार्यक्षमता बढ़ी, नए निवेश आए। 3. वैश्वीकरण, विदेशी कंपनियों का आगमन, MNCs का प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियां। अब भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भाग 4, IT और सेवा क्षेत्र का उदय। 1990 के बाद IT सेक्टर तेजी से बढ़ा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, भारत विश्व का बैक ऑफिस कहलाने लगा। प्रतिस्पर्धा ने गुणवत्ता बढ़ाई, रोजगार बढ़ाया, विदेशी मुद्रा बढ़ाई। भाग 5, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा। उदारीकरण के बाद राज्यों ने भी निवेश आकर्षित करने की होड़ शुरू की। गुजरात मॉडल, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, कर्नाटक का IT हब। अब राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रतिस्पर्धा करने लगे। भाग 6, कृषि में प्रतिस्पर्धा। हरित क्रांति, नई तकनीक, MSP नीति। हालांकि कृषि अभी भी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उत्पादकता पहले से अधिक है। भाग 7, 2014 के बाद प्रतिस्पर्धी सुधार। 1. मेक इन इंडिया, भारत को विनिर्माण हब बनाने का प्रयास। 2. स्टार्टअप इंडिया, युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहन। 3. डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान, UPI, ऑनलाइन सेवाएं। 4. GST, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धी विकास के लाभ, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ी, कीमतें कम हुई, रोजगार बढ़ा, विदेशी निवेश आया, वैश्विक पहचान मिली। चुनौतियां, आय असमानता, छोटे उद्योगों पर दबाव, बेरोजगारी, ग्रामीण शहरी अंतर। प्रतिस्पर्धा अवसर भी देती है और दबाव भी। प्रतिस्पर्धी विकास केवल आर्थिक शब्द नहीं, ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज भारत केवल विकास नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, और यही है नए भारत की पहचान। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन तकनीक के मामले में हम बहुत पीछे थे। न अपने विमान, न अपनी आधुनिक मशीनें, न उन्नत उद्योग। आज वही भारत रॉकेट अंतरिक्ष में भेज रहा है, चंद्रमा पर मिशन उतार रहा है, दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है और डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। ये परिवर्तन कैसे हुआ? आखिर स्वतंत्र भारत में प्रौद्योगिकी विकास की यात्रा कैसी रही? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज़ादी के समय तकनीकी स्थिति 1947। औपनिवेशिक प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में तकनीकी विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारत को कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बना दिया गया। परिणाम, भारी उद्योगों की कमी, वैज्ञानिक अनुसंधान सीमित, आधुनिक मशीनरी का अभाव। 2. वैज्ञानिक सोच की शुरुआत। स्वतंत्रता के बाद नेताओं ने समझा, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर होना होगा।
पंडित नेहरू ने कहा था, विज्ञान ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं। भाग 2, प्रारंभिक संस्थागत निर्माण 1950 to 1970। 1, वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DRDO 1958। रक्षा अनुसंधान, IITs की स्थापना। बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन संस्थानों ने भारत में तकनीकी नींव रखी। 2, परमाणु कार्यक्रम, डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में। 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग। 1974 पहला परमाणु परीक्षण। भारत ने परमाणु ऊर्जा और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा पकड़ी। भाग 3, अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो का उदय। 1, इसरो की स्थापना 1969। भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। प्रमुख उपलब्धियां 1975 पहला उपग्रह आर्यभट्ट, PSLV और GSLV रॉकेट। मंगलयान 2014, चंद्रयान मिशन। भारत कम लागत में सफल अंतरिक्ष मिशन करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। भाग 4, हरित क्रांति और कृषि तकनीक। 1960 के दशक में उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई तकनीक। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। ये भी एक महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति थी। भाग 5, 1990 के बाद IT क्रांति। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रसार, सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास। बेंगलुरु IT हब बना। भारत विश्व का प्रमुख IT सेवा प्रदाता, लाखों युवाओं को रोजगार। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगी। भाग 6, डिजिटल क्रांति 2000 के बाद। 1, मोबाइल और इंटरनेट विस्तार, सस्ते डेटा प्लान और स्मार्टफोन क्रांति। 2, आधार योजना, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली। 3, UPI और डिजिटल भुगतान, भारत विश्व में डिजिटल ट्रांजैक्शन में अग्रणी बना। 4, डिजिटल इंडिया अभियान, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन। भाग 7, रक्षा तकनीक, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी युद्धपोत। भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भाग 8, आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 5G तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण प्रयास, इलेक्ट्रिक वाहन। स्वतंत्र भारत की प्रौद्योगिकी यात्रा केवल मशीनों की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की कहानी है। जो देश कभी तकनीक आयात करता था, आज वही देश दुनिया को तकनीक दे रहा है। 1947 ब्रिटिश राज समाप्त हुआ, लेकिन आजादी के साथ आई विभाजन की त्रासदी। एक देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आने वाले दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल, नए राष्ट्रों के जन्म और क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों का गवाह बना। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्या-क्या परिवर्तन हुए, किन संघर्षों ने इतिहास को आकार दिया और आज इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। 1947 विभाजन और उसके परिणाम। 1, भारत और पाकिस्तान का निर्माण। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र। पाकिस्तान 2 भागों में था, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। विभाजन के परिणाम, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का पलायन, सांप्रदायिक हिंसा, लाखों लोगों की मृत्यु। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की राजनीति को स्थायी रूप से प्रभावित किया। भाग 2, कश्मीर समस्या। 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। पहला भारत पाक युद्ध 1947 से 48, नियंत्रण रेखा LOC बनी। यह विवाद आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी समस्या है। भाग 3, भारत पाक युद्ध। 1, 1965 का युद्ध, कश्मीर मुद्दे पर। 2, 1971 का युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट, भारत ने हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। 3, 1999 कारगिल युद्ध, LOC पार कर पाकिस्तानी सैनिकों का प्रवेश, भारत ने उन्हें पीछे हटाया। भाग 4, बांग्लादेश का निर्माण। 1971 पूर्वी पाकिस्तान में भाषा विवाद, उर्दू बनाम बंगाली, राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन। भारत के समर्थन से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इससे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल गया। भाग 5, श्रीलंका और तमिल समस्या। श्रीलंका में सिंघली तमिल संघर्ष, LTTE का उदय। 1987 भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना भेजी गई। यह हस्तक्षेप भारत की क्षेत्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है। भाग 6, नेपाल, भूटान और मालदीव के साथ संबंध। नेपाल, खुली सीमा, लोकतंत्र और राजशाही के बीच संघर्ष। भारत का प्रभाव। भूटान, भारत का घनिष्ठ सहयोगी,
जल विद्युत परियोजनाएं। मालदीव 1988 में भारत ने सैन्य हस्तक्षेप कर सरकार बचाई। भाग 7 अफगानिस्तान का प्रभाव। सोवियत आक्रमण 1979। अमेरिका पाकिस्तान सहयोग। तालिबान का उदय। अफगानिस्तान की अस्थिरता का प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप पर पड़ा। भाग 8 सार्क की स्थापना 1985। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय विकास। लेकिन भारत पाक तनाव के कारण ये संगठन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। भाग 9 परमाणु शक्ति और संतुलन। 1974 भारत का परमाणु परीक्षण। 1998 भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति बने। इससे उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन बदला। भाग 10 वर्तमान स्थिति। भारत उभरती वैश्विक शक्ति। पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकट। बांग्लादेश तेज आर्थिक विकास। श्रीलंका आर्थिक संकट से उभरने की कोशिश। नेपाल राजनीतिक अस्थिरता। भूटान स्थिर और शांतिपूर्ण। मालदीव सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारतीय उपमहाद्वीप केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये साझा इतिहास, संस्कृति, संघर्ष और उम्मीदों का क्षेत्र है। विभाजन की पीड़ा से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक, युद्ध से लेकर शांति वार्ता तक, इस क्षेत्र ने सब कुछ देखा है। आज आवश्यकता है संघर्ष नहीं, सहयोग की। भारत नेपाल संबंध। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भारत और नेपाल का संबंध केवल दो देशों का नहीं है, ये सभ्यता, संस्कृति और आस्था का संबंध है। खुली सीमा लगभग 1751 किलोमीटर, बिना वीजा आवाजाही, रोटी बेटी का संबंध, साझा धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ, जनकपुर, काशी आदि। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राजतंत्र था 2008 तक। भारत और नेपाल के लोगों के बीच गहरी सामाजिक निकटता है। 2 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि। 1950 में दोनों देशों के बीच संधि हुई। मुख्य बिंदु खुली सीमा, एक दूसरे के नागरिकों को व्यापार और संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा सहयोग। ये संधि भारत को नेपाल में रणनीतिक प्रभाव देती है, लेकिन बाद में नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों ने इसे असमान संधि कहा। 3 सामरिक महत्व। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित हिमालय क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। भारत के लिए नेपाल बफर स्टेट है। चीन का नेपाल में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। 4 राजनीतिक घटनाएं और खटास। 1 1989 की आर्थिक नाकाबंदी। नेपाल ने चीन से हथियार खरीदे। भारत नाराज हुआ। सीमा पर व्यापार बाधित हुआ। नेपाल में भारत विरोधी भावना बढ़ी। 2 2006 राजशाही का अंत। नेपाल में जन आंदोलन हुआ। राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत ने लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन किया। 3 2015 का संविधान विवाद। नेपाल ने नया संविधान लागू किया। मधेशी समुदाय भारत सीमा से सटे क्षेत्र ने विरोध किया। सीमा पर आपूर्ति बाधित हुई। नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अनौपचारिक नाकाबंदी की। इससे दोनों देशों में तनाव आया। 4 सीमा विवाद, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया। भारत ने इसे अस्वीकार किया। ये विवाद अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। 5 वर्तमान संबंध। ऊर्जा सहयोग, हाइड्रोपावर परियोजनाएं, रेलवे और सड़क संपर्क, पेट्रोलियम पाइपलाइन। हालांकि चीन का बढ़ता निवेश नेपाल की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, फिर भी भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत हैं। भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं। भारत बांग्लादेश संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक हैं। कभी सहयोग, कभी तनाव, लेकिन अंततः इन देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की शांति और विकास पड़ोसी देशों के सहयोग पर ही निर्भर है। हिमालय की राजनीति। नेपाल एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण देश। उत्तर में चीन, दक्षिण में भारत। सवाल ये है, क्या नेपाल केवल एक पहाड़ी राष्ट्र है या दक्षिण एशिया की भू राजनीति का केंद्र? 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चीन नेपाल संबंध की शुरुआत। 1950 से पहले नेपाल अपेक्षाकृत अलग थलग था। तिब्बत चीन के पूर्ण नियंत्रण में नहीं था। 1950-51 चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। अब चीन सीधे नेपाल की उत्तरी सीमा पर आ गया। ये एक बड़ा भू राजनीतिक परिवर्तन था। 2
1960 का दशक, संतुलन की नीति। नेपाल के राजा महेंद्र ने संतुलन नीति अपनाई। भारत पर पूर्ण निर्भरता कम करना, चीन से भी संबंध बढ़ाना। 1960 में चीन नेपाल सीमा समझौता, सड़क निर्माण, अरनिको हाईवे। नेपाल ने भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कोशिश शुरू की। 3. रणनीतिक महत्व। नेपाल की स्थिति, हिमालयी दर्रे, तिब्बत के निकट, गंगा के मैदान के ऊपर सामरिक स्थिति। चीन के लिए नेपाल, तिब्बती गतिविधियों पर नियंत्रण, भारत पर रणनीतिक दबाव, दक्षिण एशिया में प्रभाव विस्तार। 4. 1989, भारत नेपाल तनाव और चीन का अवसर। जब भारत और नेपाल के बीच व्यापार विवाद हुआ, नेपाल ने चीन की ओर रुख किया। चीन ने आर्थिक सहायता बढ़ाई, सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाएं शुरू की। ये नेपाल की विविधीकरण नीति का हिस्सा था। 5. 2006 के बाद लोकतंत्र और माओवादी राजनीति। नेपाल में माओवादी आंदोलन सफल हुआ, राजशाही समाप्त हुई। माओवादी विचारधारा चीन से प्रेरित मानी जाती थी, हालांकि वैचारिक और व्यावहारिक अंतर थे। इस दौर में चीन ने राजनीतिक संपर्क बढ़ाए, सभी दलों से संबंध बनाए। चीन की नीति स्पष्ट थी, किसी भी सरकार के साथ काम करो, प्रभाव बनाए रखो। 6. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। 2017 में नेपाल BRI में शामिल हुआ। चीन ने प्रस्ताव दिया, रेलवे, तिब्बत से काठमांडू, सड़क परियोजनाएं, हाइड्रो पावर निवेश, डिजिटल नेटवर्क। ये नेपाल के लिए आर्थिक अवसर था, लेकिन कर्ज जाल, डेट ट्रैप की चिंता, आर्थिक निर्भरता का खतरा। 6. 2015 का भारत नेपाल विवाद और चीन की भूमिका। नेपाल के नए संविधान के बाद भारत नेपाल संबंध तनावपूर्ण हुए। चीन ने वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति का प्रस्ताव दिया, नेपाल को ये संदेश दिया कि भारत पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। ये चीन की रणनीति कूटनीति थी। 8. सीमा और सुरक्षा आयाम। चीन की प्रमुख चिंताएं, तिब्बती शरणार्थी गतिविधियां, दलाई लामा से जुड़े आंदोलन। नेपाल ने तिब्बती विरोध प्रदर्शनों को सीमित किया, चीन की संवेदनशीलता का ध्यान रखा। ये चीन के प्रभाव का संकेत है। 9. भारत की चिंता। भारत की चिंताएं, चीन नेपाल रेलवे यदि आगे बढ़ा तो सामरिक जोखिम, चीनी निवेश से राजनीतिक प्रभाव, हिमालयी क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति की संभावना। हालांकि अभी नेपाल में कोई स्थायी चीनी सैन्य अड्डा नहीं है। गहरा विश्लेषण। नेपाल की रणनीति, संतुलन, बैलेंसिंग। भारत से ऐतिहासिक निकटता, चीन से आर्थिक विकल्प। चीन की रणनीति, आर्थिक निवेश, राजनीतिक प्रभाव, बुनियादी ढांचा, दीर्घकालिक उपस्थिति। क्या नेपाल चीन के प्रभाव में पूरी तरह जा रहा है? नहीं पूरी तरह। कारण, नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध मजबूत हैं। लेकिन चीन का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा है। नेपाल अब भारत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। अवस्था, नेपाल भारत और चीन दोनों से लाभ लेना चाहता है, किसी एक के पक्ष में खुलकर नहीं जाना चाहता। ये हिमालयी संतुलन नीति है। नेपाल की भूमि केवल पहाड़ों की भूमि नहीं, ये एशिया की शक्ति राजनीति का मंच है। भारत और चीन दोनों के बीच नेपाल अपनी संप्रभुता और संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले वर्षों में नेपाल की भूमि दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करती रहेगी। हिमालय का त्रिकोण। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पहाड़ियां नहीं है, ये एशिया की शक्ति राजनीति की दीवार है। दक्षिण में भारत, उत्तर में चीन और बीच में नेपाल। सवाल ये नहीं कि नेपाल किसके साथ है, सवाल ये है नेपाल कैसे दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। 1. त्रिकोणीय संतुलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1250 से पहले नेपाल अपेक्षाकृत अलग-थलग था। भारत से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। चीन की सीधी भूमिका सीमित थी क्योंकि तिब्बत पूर्ण रूप से चीन के नियंत्रण में नहीं था। 1250 से 1262 नया युग। 1250-51 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित किया। अब चीन सीधे नेपाल की उत्तरी सीमा पर आ गया। 1250 में भारत नेपाल मैत्री संधि हुई। इससे भारत का प्रभाव मजबूत हुआ। नेपाल ने महसूस किया, अगर केवल भारत पर निर्भर रहेंगे तो संप्रभुता सीमित हो सकती है। यहीं से संतुलन नीति शुरू हुई। 2. नेपाल की संतुलन नीति, बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी। नेपाल की रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित रही। भारत से ऐतिहासिक निकटता बनाए रखना, चीन से आर्थिक और राजनीतिक विकल्प तैयार करना, किसी एक के प्रभाव में पूरी तरह न जाना। इसे एक्वी डिस्टेंस पॉलिसी या हेजिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। 3. भारत का दृष्टिकोण।
भारत के लिए नेपाल सामरिक बफर जोन, गंगा के मैदान की सुरक्षा, खुली सीमा के कारण सुरक्षा संवेदनशीलता। भारत की चिंता, यदि चीन नेपाल में गहराई से प्रवेश करता है तो भारत की उत्तरी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, इसलिए भारत नेपाल को अपने सुरक्षा चक्र का हिस्सा मानता है। 4. चीन का दृष्टिकोण। चीन की प्राथमिकताएं, तिब्बती अलगाववाद को रोकना, भारत को रणनीतिक रूप से संतुलित करना, दक्षिण एशिया में प्रभाव विस्तार करना। चीन की नीति, आर्थिक निवेश, बुनियादी ढांचा निर्माण, राजनीतिक दलों से संपर्क। चीन सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि आर्थिक कूटनीति अपनाता है। 5. 1262 भारत चीन युद्ध का प्रभाव। 1262 के युद्ध के बाद नेपाल की सामरिक स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई। भारत अधिक सतर्क हो गया। चीन ने नेपाल से मित्रता बढ़ाई, नेपाल ने दोनों से दूरी संतुलित रखी। 6. 1289 भारत नेपाल तनाव और चीन की भूमिका। भारत नेपाल व्यापार विवाद, भारत ने सीमा प्रतिबंध लगाए, नेपाल ने चीन से संपर्क बढ़ाया, वैकल्पिक व्यापार मार्गों की खोज की। यह पहली बार था जब नेपाल ने खुलकर चीन को रणनीतिक विकल्प की तरह उपयोग किया। 7. 1206 के बाद लोकतंत्र और चीन। नेपाल में राजशाही का अंत, राजनीतिक अस्थिरता। चीन ने सभी दलों से संपर्क बनाए, माओवादी नेताओं से भी संवाद किया, स्थिरता के नाम पर प्रभाव बढ़ाया। चीन की नीति व्यावहारिक थी, विचारधारा से ज्यादा रणनीति। 8. बीआरआई और आर्थिक प्रभाव। नेपाल 1217 में बीआरआई में शामिल हुआ। चीन ने प्रस्ताव दिए, ट्रांस हिमालयन रेलवे, हाइड्रो पावर, डिजिटल कनेक्टिविटी। भारत की चिंता, रेलवे यदि तिब्बत से सीधे नेपाल और फिर भारत सीमा तक पहुंचे तो सामरिक समीकरण बदल सकता है। नेपाल की सोच, आर्थिक विकल्प, भारत पर निर्भरता कम करना। 9. 1215 का संविधान संकट, संतुलन की परीक्षा। नेपाल में संविधान लागू हुआ, भारत से संबंध तनावपूर्ण हुए। चीन ने अवसर देखा, ईंधन आपूर्ति, वैकल्पिक व्यापार। नेपाल ने दिखाया कि वो केवल भारत पर निर्भर नहीं है। गहरा विश्लेषण, 1215 शक्ति संतुलन का गहरा विश्लेषण। नेपाल क्या चीन के प्रभाव में पूरी तरह जा रहा है? नहीं पूरी तरह। कारण, 60% से अधिक व्यापार भारत से, लाखों नेपाली भारत में कार्यरत, सांस्कृतिक जुड़ाव। लेकिन चीन का निवेश बढ़ रहा है, राजनीतिक संपर्क गहरे हो रहे हैं। क्या भारत अपनी पकड़ खो रहा है? भारत का प्रभाव अभी भी गहरा है, खुली सीमा, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक निर्भरता। लेकिन भारत को अब प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। 11. त्रिकोणीय शक्ति संतुलन का वर्तमान स्वरूप। आज का समीकरण, नेपाल संतुलन और लाभ अधिकतम करने की नीति, भारत सुरक्षा और सांस्कृतिक निकटता, चीन आर्थिक और राजनीतिक विस्तार। ये एक डायनामिक बैलेंस है, स्थिर नहीं। शक्ति संतुलन का संभावित भविष्य परिदृश्य। 1. नेपाल संतुलन बनाए रखेगा। 2. चीन का आर्थिक प्रभाव और बढ़ सकता है। 3. भारत को अधिक संवेदनशील और सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी। अंत, हिमालय की राजनीति। नेपाल न तो भारत का उपग्रह है, नहीं चीन का विस्तार। वो अपनी संप्रभुता और हितों के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन भारत चीन प्रतिस्पर्धा के बीच नेपाल की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होती जाएगी। हिमालय की राजनीति, एशिया की शक्ति संतुलन की धुरी है। बंगाल की खाड़ी का शक्ति खेल। बंगाल की खाड़ी, जहां से गुजरते हैं एशिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। एक ओर भारत, उभरती क्षेत्रीय शक्ति, दूसरी ओर चीन, वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता राष्ट्र, और बीच में बांग्लादेश, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था। सवाल यह है, क्या बांग्लादेश केवल एक छोटा पड़ोसी है या वह भारत चीन प्रतिस्पर्धा की धुरी बन चुका है? 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1971 भारत बांग्लादेश निकटता। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाई। 1972 में मैत्री संधि। इस समय चीन ने बांग्लादेश को तुरंत मान्यता नहीं दी क्योंकि चीन पाकिस्तान के करीब था। 1975 के बाद संतुलन की नीति। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य शासन आया। नई सरकारों ने पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारे, भारत से दूरी बनाई। यहीं से बांग्लादेश ने बहुआयामी विदेश नीति अपनाई। 2. सामरिक महत्व। क्यों महत्वपूर्ण है बांग्लादेश? 1. बंगाल की खाड़ी तक पहुंच। 2. पूर्वोत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी। 3. समुद्री व्यापार मार्ग। 4. हिंद महासागर रणनीति। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 3. चीन बांग्लादेश संबंध। सैन्य सहयोग। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। नौसेना के लिए पनडुब्बियां 2016। रक्षा उपकरण, ये भारत के लिए सामरिक चिंता का विषय है। आर्थिक सहयोग। चीन ने पद्मा ब्रिज परियोजना, पावर प्लांट, औद्योगिक पार्क, बीआरआई के तहत निवेश। चीन बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 4. भारत बांग्लादेश संबंध। 2009 के बाद संबंधों में सुधार।
शेख हसीना के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी सहयोग, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर कार्रवाई, कनेक्टिविटी समझौते, भूमि सीमा समझौता 2015, दोनों देशों ने एन्क्लेव विवाद समाप्त किया। ये ऐतिहासिक उपलब्धि थी। व्यापार और ऊर्जा सहयोग, भारत बिजली निर्यात करता है, रेल और सड़क संपर्क बढ़े, पूर्वोत्तर भारत को समुद्री पहुंच मिली। 5. त्रिकोणीय संतुलन, बांग्लादेश की रणनीति। बांग्लादेश की नीति स्पष्ट है, भारत से राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग और चीन से आर्थिक और सैन्य सहयोग, ये संतुलन की नीति है। 6. भारत की चिंताएं। 1. चीनी पनडुब्बी बेस की संभावना। 2. चटगांव और पायरा बंदरगाह में चीनी निवेश। 3. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश रणनीतिक रूप से चीन के करीब जाए। 7. चीन की रणनीति। चीन की नीति 3 स्तरों पर है। 1. बुनियादी ढांचा निवेश। 2. रक्षा सहयोग। 3. प्रभाव राजनीति। लेकिन चीन प्रत्यक्ष सैन्य अड्डा स्थापित नहीं कर पाया है। 8. क्या बांग्लादेश चीन की ओर झुक रहा है? पूरी तरह नहीं। कारण, भारत के साथ सांस्कृतिक निकटता, भौगोलिक निर्भरता, व्यापारिक संतुलन, सुरक्षा सहयोग। लेकिन चीन का आर्थिक निवेश बहुत बड़ा है, रक्षा सहयोग मजबूत है। 9. वर्तमान स्थिति। आज का समीकरण, भारत सुरक्षा और कनेक्टिविटी, चीन निवेश और रक्षा, बांग्लादेश संतुलन और लाभ अधिकतम करना। ये त्रिकोण प्रतिस्पर्धी सहयोग का उदाहरण है। बांग्लादेश कोशिश करता है किसी एक पक्ष पर पूरी तरह निर्भर ना हो, दोनों से लाभ ले। भारत को अब केवल ऐतिहासिक मित्रता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में सक्रिय रहना होगा। विवेक आश्रित की दिशा। हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बांग्लादेश का आर्थिक विकास इसे और महत्वपूर्ण बनाएगा। भारत चीन प्रतिस्पर्धा और स्पष्ट होगी। बांग्लादेश अब केवल 1971 की कहानी नहीं है, वह दक्षिण एशिया की नई आर्थिक शक्ति बन रहा है। भारत और चीन दोनों जानते हैं, जो बांग्लादेश के करीब होगा वह बंगाल की खाड़ी की राजनीति में मजबूत होगा। ड्रैगन की दक्षिण एशिया में चाल। दक्षिण एशिया, जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव था, आज वहां नई शक्ति राजनीति चल रही है। एक और भारत क्षेत्रीय शक्ति, दूसरी ओर चीन वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर। सवाल है, चीन दक्षिण एशिया में क्या चाहता है और उसकी रणनीति कितनी गहरी है? भाग 1, दक्षिण एशिया में चीन की संपूर्ण रणनीति। कोला, चीन का मूल लक्ष्य क्या है? चीन की दक्षिण एशिया नीति 5 बड़े उद्देश्यों पर आधारित है। भारत को रणनीतिक रूप से संतुलित करना, हिंद महासागर तक पहुंच बनाना, ऊर्जा आपूर्ति मार्ग सुरक्षित करना, तिब्बत की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वैश्विक महाशक्ति की स्थिति मजबूत करना। कोला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, ये चीन की समुद्री रणनीति का हिस्सा है। उद्देश्य, हिंद महासागर में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक केंद्रों का नेटवर्क बनाना। मुख्य बिंदु, ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चटगांव बांग्लादेश, क्योकप्यू म्यांमार, मालदीव में निवेश। ये औपचारिक सैन्य अड्डे नहीं है, लेकिन भविष्य में सामरिक उपयोग संभव है। कोला, पाकिस्तान, चीन की मुख्य धुरी। CPEC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ग्वादर बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा परियोजनाएं, चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच, मलक्का जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम। पाकिस्तान चीन का सबसे निकट सामरिक साझेदार है। कोला, नेपाल में चीन, BRI परियोजनाएं, सड़क और रेलवे, राजनीतिक संपर्क। चीन नेपाल को भारत के रणनीतिक बफर से रणनीतिक संतुलन क्षेत्र में बदलना चाहता है। कोला, बांग्लादेश में रणनीति, रक्षा उपकरण आपूर्ति, औद्योगिक निवेश, बंदरगाह परियोजनाएं। बांग्लादेश चीन के लिए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार है। कोला, श्रीलंका, कर्ज और बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, कर्ज न चुका पाने पर 99 वर्ष की लीज, चीन को समुद्री उपस्थिति, ये डेट डिप्लोमेसी का उदाहरण माना जाता है। कोला, मालदीव और हिंद महासागर, पर्यटन और आधारभूत संरचना निवेश, समुद्री मार्गों पर नजर। मालदीव का स्थान बहुत सामरिक है, भारत के दक्षिण पश्चिम में। भाग 2, दक्षिण एशिया का सामरिक मानचित्र विश्लेषण। अब हम मानचित्र की दृष्टि से समझते हैं। मानचित्र, दक्षिण एशिया में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत केंद्र में स्थित है, पड़ोसी देश उसके चारों ओर। मानचित्र, भारत की केंद्रीय स्थिति, भारत का भूगोल, 7500 किलोमीटर समुद्री तट, हिमालय सीमा, पूर्वोत्तर का संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक चिकन दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के पास स्थित। मानचित्र, हिमालय प्राकृतिक सुरक्षा दीवार, हिमालय, भारत और चीन के बीच प्राकृतिक अवरोध, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से पार किया जा सकता है। लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम संवेदनशील क्षेत्र। मानचित्र, हिंद महासागर, असली खेल, विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। मलक्का जलडमरू मध्य चीन के लिए जीवन रेखा। यदि भारत और उसके सहयोगी इसे नियंत्रित करें तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इसलिए चीन वैकल्पिक मार्ग खोज रहा है। CPEC म्यांमार मार्ग। मानचित्र, बंगाल की खाड़ी, भारत का पूर्वी तट, बांग्लादेश, म्यांमार, ये क्षेत्र भविष्य की समुद्री प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। चीन की रणनीति बहुस्तरीय है। 1, आर्थिक निवेश, 2, राजनीतिक संपर्क, 3, रक्षा सहयोग, 4, बुनियादी ढांचा, 5, समुद्री विस्तार। लेकिन ये सीधा आक्रमण नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रभाव विस्तार की नीति है। विवेक आश्रित की दिशा। भारत में सागर नीति, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड में भागीदारी, पड़ोसी प्रथम नीति। भारत चीन को सीधे टकराव के बजाय संतुलन से जवाब दे रहा है। भविष्य का परिदृश्य, दक्षिण एशिया प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहेगा, छोटे देश संतुलन की नीति अपनाएंगे, हिंद महासागर में सामरिक गतिविधि बढ़ेगी, भारत चीन प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। क्या उपमहाद्वीप का शक्ति खेल, दक्षिण एशिया अब केवल विकासशील देशों का समूह नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन का मैदान है। चीन अपनी आर्थिक और समुद्री रणनीति से प्रभाव बढ़ा रहा है, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक संबंधों से संतुलन बनाए हुए है। आने वाला दशक तय करेगा, क्या दक्षिण एशिया सहयोग का क्षेत्र बनेगा या प्रतिस्पर्धा का। हिंद महासागर का नया संघर्ष, जिसने हिंद महासागर को नियंत्रित किया उसने एशिया के व्यापार और ऊर्जा मार्गों को नियंत्रित किया। आज हिंद महासागर विश्व व्यापार का लगभग 80% समुद्री
तेल परिवहन मार्ग, मध्य पूर्व से एशिया की ऊर्जा आपूर्ति, एशिया अफ्रीका यूरोप का संपर्क। ये केवल समुद्री नहीं बल्कि सामरिक शक्ति का केंद्र है। भाग 1, हिंद महासागर में भारत बनाम चीन। सैन्य विश्लेषण। कोला, भारत की भौगोलिक बढ़त। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है उसका भूगोल। 7500 किलोमीटर समुद्री तटरेखा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, विशेषकर अंडमान निकोबार, मलक्का जलडमरू मध्य के पास, चीन के ऊर्जा मार्ग के निकट। यदि संकट हो तो भारत चीन की समुद्री आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकता है। कोला, भारतीय नौसेना की स्थिति। भारत की नौसेना 2 विमानाग्रह पोत, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, परमाणु पनडुब्बियां, INS अरिहंत, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, लंबी दूरी की समुद्री निगरानी। भारत की रणनीति, सी कंट्रोल, क्षेत्रीय नियंत्रण, सी डिनायल, शत्रु को रोकना। भारत का लक्ष्य हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति बने रहना है। कोला, चीन की नौसेना, PLA नेवी। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, जहाजों की संख्या में 3 विमानाग्रह पोत, उन्नत पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली। लेकिन चीन का मुख्य आधार दक्षिण चीन सागर में है। हिंद महासागर में उसकी स्थायी सैन्य उपस्थिति सीमित है। कोला, चीन की समुद्री रणनीति, फारसी ईस्ट डॉक्ट्रिन। चीन समझता है कि उसकी 80% तेल आपूर्ति हिंद महासागर से गुजरती है। मलक्का जलडमरू मध्य उसका डिलेमा है, इसलिए वह वैकल्पिक मार्ग, CPEC म्यांमार मार्ग, विदेशी बंदरगाहों में निवेश, लॉजिस्टिक बेस, जिबूती। कोला, बंदरगाह नेटवर्क, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चीन ने ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, चटगांव बांग्लादेश, क्योक्यू म्यांमार, इनमें निवेश किया। ये औपचारिक सैन्य अड्डे नहीं है, लेकिन भविष्य में सैन्य उपयोग संभव है। कोला, भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने अंडमान निकोबार में सैन्य मजबूती, फ्रांस रियूनियो टीप, अमेरिका जापान से सहयोग, क्वाड, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया भारत, सागर नीति। भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहा है। सामरिक तुलना, सारांश। पक्ष, भारत चीन, भूगोल, प्राकृतिक बढ़त, दूरस्थ संचालन, नौसेना, क्षेत्रीय प्रभुत्व, वैश्विक विस्तार, आपूर्ति मार्ग, सुरक्षित, निर्भर, रणनीति, रक्षा प्लस कंट्रोल, विस्तार प्लस संतुलन। भाग 2, CPEC का सामरिक मूल्यांकन। खोला, CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर 2009 में शुरू, 60+ अरब डॉलर निवेश, ग्वादर बंदरगाह, सड़क और ऊर्जा परियोजनाएं। चीन के लिए सामरिक लाभ, अरब सागर तक सीधी पहुंच, मलक्का जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम, पश्चिमी चीन, शिनजियांग का विकास, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर रणनीतिक दबाव। कोला, ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, फारस की खाड़ी के पास, भारत के पश्चिमी तट से दूर नहीं। यदि भविष्य में सैन्य उपयोग हो तो यह भारत के लिए चुनौती बन सकता है। कोला, भारत की चिंताएं। 1, CPEC का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK से गुजरता है, भारत की संप्रभुता का मुद्दा। 2, ग्वादर का संभावित सैन्य उपयोग। 3, भारत के 2 फ्रंट युद्ध की संभावना, पश्चिम में पाकिस्तान प्लस उत्तर में चीन। कोला, क्या CPEC पूरी तरह सफल है? चुनौतियां, पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता, बलूचिस्तान में सुरक्षा समस्या, ऋण संकट, स्थानीय विरोध, ग्वादर अभी पूर्ण क्षमता पर सक्रिय नहीं है। गहरा रणनीतिक विश्लेषण। CPEC केवल आर्थिक परियोजना नहीं है, ये चीन की दीर्घकालीन भू राजनीतिक योजना का हिस्सा है। चीन, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य विकल्प, क्षेत्रीय प्रभाव, तीनों को जोड़ रहा है। विवेक आश्रित की दिशा। हिंद महासागर में भारत चीन प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, CPEC धीरे धीरे सामरिक महत्व प्राप्त कर सकता है। भारत अपनी समुद्री क्षमता और गठबंधन मजबूत करेगा। क्या हिंद महासागर में संघर्ष सीधा युद्ध नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा, निवेश और रणनीतिक पहुंच की प्रतियोगिता है। भारत के पास भूगोल की शक्ति है, चीन के पास आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है। आने वाले दशक में तय करेगा क्या हिंद महासागर भारत का प्रभाव क्षेत्र रहेगा या चीन स्थायी उपस्थिति बना पाएगा। समुद्र का मौन संघर्ष। आज भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सीमा LAC तक सीमित नहीं है। वास्तविक दीर्घकालिक मुकाबला समुद्र में है, विशेषकर हिंद महासागर, मलक्का जलडमरू मध्य, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर। समुद्र में युद्ध का मतलब केवल जहाजों की टक्कर नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग, सामरिक घेराबंदी, आर्थिक दबाव। भाग 1, भारत चीन संभावित समुद्री युद्ध परिदृश्य। अब हम इसे चरणबद्ध समझते हैं। रेड, परिदृश्य 1, सीमित समुद्री टकराव। स्थिति, LAC पर तनाव बढ़ता है, चीन हिंद महासागर में अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजता है, भारत अंडमान निकोबार कमान को सक्रिय करता है। संभावित घटनाएं, समुद्री निगरानी में वृद्धि, पनडुब्बियों की तैनाती, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जहाजों की छाया निगरानी। इस स्थिति में खुला युद्ध नहीं लेकिन शक्ति प्रदर्शन होता है। भारत की ताकत, अंडमान की भौगोलिक स्थिति, मलक्का के निकट नियंत्रण क्षमता। चीन की कमजोरी, लंबी आपूर्ति लाइन, हिंद महासागर में स्थायी अड्डों की कमी। रेड, परिदृश्य 2, मलक्का जलडमरू मध्य संकट। यदि संघर्ष गंभीर होता है, भारत कर सकता है मलक्का के पास समुद्री निगरानी, चीन की ऊर्जा आपूर्ति पर अप्रत्यक्ष दबाव। चीन की लगभग 80% तेल आपूर्ति इस मार्ग से गुजरती है। यदि यह बाधित होता है, चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित। औद्योगिक उत्पादन पर असर, इसे मलक्का डायलेमा कहा जाता है। चीन इसलिए CPEC और म्यांमार मार्ग विकसित कर रहा है। रेड, परिदृश्य 3, ग्वादर और अरब सागर में संघर्ष। यदि चीन ग्वादर को सैन्य उपयोग में लाता है, भारत पश्चिमी समुद्री मोर्चे पर सतर्क होगा। भारतीय नौसेना अरब सागर में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगी। भारत की पश्चिमी कमान मजबूत है, लेकिन 2 फ्रंट स्थिति जटिल हो सकती है। रेड, परिदृश्य 4, पनडुब्बी युद्ध, सबमरीन वॉरफेयर। यह सबसे खतरनाक और अदृश्य युद्ध होगा। चीन परमाणु पनडुब्बियां भेज सकता है, भारत स्कॉर्पियन श्रेणी, INS अरिहंत, परमाणु क्षमता। पनडुब्बी युद्ध में पता लगाना कठिन, गलत अनुमान से बड़ा संघर्ष। रेड, परिदृश्य 5,
पूर्ण समुद्री युद्ध, हाई इंटेंसिटी नेवल वॉरफेयर। यह स्थिति दुर्लभ लेकिन संभव। विमान वाहक पोत आमने सामने, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलें, साइबर और स्पेस युद्ध, उपग्रह निगरानी बाधित करना। लेकिन ध्यान रहे, दोनों परमाणु शक्ति हैं, इसलिए पूर्ण युद्ध की संभावना कम लेकिन राजनीतिक दबाव अधिक। भाग 2, क्वाड बनाम चीन की रणनीति। अब यह समझना जरूरी है कि क्वाड क्या है। ब्लू, क्वाड क्या है? सदस्य भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और खुला समुद्री क्षेत्र, चीन के विस्तार को संतुलित करना। ब्लू, क्वाड की रणनीतिक शक्ति। 1, अमेरिका, वैश्विक नौसैनिक शक्ति। 2, जापान, उन्नत समुद्री तकनीक। 3, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत नियंत्रण। 4, भारत, हिंद महासागर में भौगोलिक प्रभुत्व। मिलकर ये चीन की समुद्री विस्तार नीति को संतुलित करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस साझा करना। ब्लू, चीन की प्रतिक्रिया। चीन क्वाड को एशियाई नेटो कहता है। चीन की रणनीति: 1, दक्षिण चीन सागर में सैनिकरण। 2, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 3, एशियाई देशों को आर्थिक सहयोग। 4, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में निवेश। चीन सीधे सैन्य टकराव से बचता है लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाता है। शक्ति संतुलन का विश्लेषण। पक्ष: क्वाड, चीन। सैन्य शक्ति: संयुक्त रूप से अत्यंत मजबूत, अकेला लेकिन विशाल। अर्थव्यवस्था: बहुध्रुवीय सहयोग, केंद्रीकृत शक्ति, समुद्री अड्डे, फैले हुए। राजनीतिक विस्तारशील, लक्ष्य, संतुलन, प्रभुत्व। भविष्य की दिशा: 1, हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा तेज होती। 2, क्वाड और मजबूत होगा। 3, चीन वैकल्पिक ऊर्जा मार्ग बढ़ाएगा। 4, भारत समुद्री आधुनिकीकरण तेज करेगा। समुद्री युद्ध केवल गोले बारूद से नहीं जीता जाता, यह जीता जाता है भूगोल से, गठबंधनों से, अर्थव्यवस्था से, तकनीकी श्रेष्ठता से। भारत के पास भौगोलिक लाभ है, चीन के पास औद्योगिक और आर्थिक शक्ति है। क्वाड शक्ति संतुलन का मंच है। आने वाले दशक में निर्णायक प्रश्न होगा, क्या हिंद महासागर भारतीय प्रभाव क्षेत्र बना रहेगा या चीन स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित कर लेगा।